हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि जहाँ कहीं भी होंगे सपरिवार सकुशल होंगे। प्यारे बच्चों, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ प्रश्न लिखा हूं मैं, और लिखा इसलिए हूं समय की बचत करने के लिए। अन्यथा लिखना फिर एक्सप्लेन करना तो इसमें डबल का ट्रिपल टाइम लग जाता है। इसलिए मैंने प्रश्नों को पहले ही लिख दिया हूं, जिससे कि हमारे समय का बचत हो सके। ठीक है, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये वे प्रश्न है जो 96 या उससे ऊपर वाले बच्चे जो हमारे क्लास के ऑफलाइन हैं उनके परसेंटेज को बिगाड़ देंगे। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न हैं, तो इसलिए सभी लोगों को पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। इस प्रकार ये पहली वीडियो मेरी है इसका गेस प्रश्नों का। ऐसे मेरे पास 100 प्रश्न में डालूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो तो बायोजोपी क्लासेस से मैं ओपी सर एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों रेडी? प्रश्न नंबर 1, पहला प्रश्न है आपके सामने कि हृदय का सबसे बड़ा प्रकोष्ठ या चैम्बर कौन सा होता है? तो हमारे हृदय में 4 चैम्बर होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। ऊपर के 2 आलिंद, ऊपर के 2 आलिंद और नीचे के 2 निलय होते हैं। तो बायां निलय सबसे मजबूत होता है, सबसे बड़ा होता है, और वह इसलिए होता है क्योंकि शरीर के विभिन्न भागों के लिए रक्त की सप्लाई, शुद्ध रक्त, युग कह लें कि शुद्ध रक्त की सप्लाई इसी के माध्यम से किया जाता है, यही पंप करता है। तो प्रश्न नंबर 2, एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन श्रेणी, एल्केन श्रेणी, एल्काइन श्रेणी, तीनों ही श्रेणियों को मैंने बताया है। तो यहां पर पूछा एल्कीन श्रेणी, तो CnH2n होता है। एल्केन का CnH2n+2 होता है, एल्काइन का CnH2n-2 होता है। प्रश्न नंबर 3, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सामान्य सूत्र। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां आपको गुमराह करेगा। यहां सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH की जगह सिंगल बॉन्ड डबल OH लिख देगा और आपसे गलती करा लेगा। एग्जामिनर का बहुत फेवरेट प्रश्न है ये, यहां से गलती करा देगा आपको। इसलिए यहां पर देखना, अगर इस फॉर्म में दिया होता है, बॉन्ड के फॉर्म में दिया होता है, तो सिंगल बॉन्ड C, फिर इसके बाद डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, या बिना बॉन्ड के देगा तो इस तरह से देगा COOH। सावधान रहना। निरपेक्ष अपूर्णांक का मात्रक क्या होता है? तो बच्चों मात्रक निरपेक्ष अपूर्णांक हो या सामान्य अपूर्णांक हो, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यह 2 समान राशियों का अनुपात होता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है किस भाग में? कोशिका के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है? तो जवाब होगा क्लोरोप्लास्ट में। और एक चीज और जान लो कि क्लोरोप्लास्ट में अपना खुद का DNA होता है, और यह डबल मेम्ब्रेन होता है। मीन्स इसकी जो परत होती है, जो बनावट होती है, इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। वायु श्वसन क्रिया संपन्न होती है। वायु श्वसन क्रिया कहां संपन्न होती है? माइटोकांड्रिया में। और माइटोकांड्रिया में भी अपना खुद का DNA होता है, और इसकी संरचना भी दोहरी झिल्ली युक्त होती है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां से एक प्रश्न पूछ लेगा एग्जामिनर कि उन 2 कोशिकांगों के नाम लिखो, प्लांट कोशिकांगों के नाम लिखो, जिनमें डबल मेम्ब्रेनस संरचना पाई जाती है, यानी दोहरी झिल्ली वाली संरचना पाई जाती है। तो पहले का नाम है क्लोरोप्लास्ट और दूसरे का नाम है माइटोकांड्रिया। ये दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है, इसमें खुद का DNA पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अवायु श्वसन क्रिया संपन्न कहां होती है? तो ईस्ट में होती है। और इसके अलावा हमारी कोशिकाओं में लैक्टिक अम्ल कहां बनता है? ये 8वां प्रश्न है। तो लैक्टिक अम्ल बनता है हमारी कोशिकाओं में जब हम लोग हार्ड वर्किंग कर लेते हैं, उस दिन हमारे हाथ पैरों में जकड़न सी महसूस होती है। तो उसका कारण क्या है? लैक्टिक अम्ल का बनना कोशिका के अंदर। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ऑक्सीजन की अल्प मात्रा में उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न है, श्वसन तंत्र की इकाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। श्वसन तंत्र की इकाई कोशिकाएं या एल्वियोलाई होती है। और इसके अलावा उत्सर्जन तंत्र की इकाई नेफ्रॉन या विकर्ण होता है। तंत्रिका तंत्र की इकाई न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका होती है। ये 3 इकाइयां मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखनी है। यहां से एक प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया, खास करके नेफ्रॉन, न्यूरॉन और कोशिकाएं या एल्वियोलाई, तो जवाब देना होगा, अन्यथा मामला बिगड़ सकता है। अगला प्रश्न है, हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करता है
कौन सा हमारे शरीर का अंग है या कौन सी ग्रंथि है? ऐसी ग्रंथि जो हार्मोन का भी स्राव करती है और एंजाइम की भी स्राव करती है, तो उसका नाम है अग्नाशय। इसे मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 13, प्रोटोजोआ मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से आप लोग गुमराह होंगे और निश्चित है कि गलत करेंगे। प्रोटोजोआ सूक्ष्म जीव जो कालाजार उत्पन्न करता है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है प्यारे बच्चों लेशमानिया डोनोवानी। ये प्रोटोजोआ फाइलम प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। इसमें बाइनरी फिजन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी द्विविखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? उष्माक्षेपी है, उष्माशोषी है, या दोनों है, या कोई नहीं है? तो जवाब होगा यह उष्माशोषी क्रिया है। क्यों? क्योंकि यह सनलाइट यानी प्रकाश के उष्मा को एब्जॉर्ब करती है, तब जाके यह क्रिया संपन्न होती है। अगला प्रश्न, श्वसन क्रिया मीन्स रेस्पायरेशन किस प्रकार की अपक्रिया है? यहां पर ध्यान देना, यह एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक दोनों प्रकार की अपक्रिया है। मीन्स इसमें ये उष्माक्षेपी भी है, उष्माशोषी भी है, एक तरह से उष्मा लेती भी है और फिर उष्मा का प्रोडक्शन भी करती है। इसलिए दोनों प्रकार की अपक्रियाओं के अंतर्गत आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये दोनों अभी मैंने आपको बताया। अगर ये पेपर में आ गए, इसे भाग नहीं सकते हो आप लोग। याद रखना, ये नहीं कह सकते हो कि आउट ऑफ कोर्स है, ये कहीं नहीं भाग सकते हो, इसको चैलेंज नहीं कर सकते हो आप। ये प्रश्न आपको मेरिट को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए इन्हें जरूर याद रखना। मैंने कहा ना कि 100 प्रश्नों में कम से कम 10-15 ऐसे प्रश्न रखूंगा जो आपके दिमाग की बत्ती को ये फ्यूज कर सकता है, इसलिए तैयार रखना। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण में उपयोग ली जाने वाली गैस। कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान हम लोग उपयोग में लेते हैं? झटके में आप लोग पहले नंबर पर देगा O2, दूसरे नंबर पर CO2, तीसरे नंबर पर दोनों, चौथे नंबर पर कोई नहीं। तो एक झटके में ध्यान नहीं दोगे तो यहां गलती करने की प्रबल चांस होगा कि हम तुरंत बोल देंगे कि O2 लेते हैं, जबकि नहीं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान O2 निकाली जाती है, CO2 एब्जॉर्ब की जाती है पादप के परहरित कोशिकाओं द्वारा। तो यहां पर यह प्रश्न इसलिए इसको रखा गया, सिंपल सा प्रश्न है। विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। प्यारे बच्चों, प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर बताया हूं। तो विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा? चालक तार की लंबाई पर नहीं करेगा, मोटाई पर नहीं करेगा, यह निर्भर करता है चालक तार के पदार्थ पर। यह अपरिवर्तित राशि है, इसका मात्रक ओम इंटू मीटर होता है। अगला प्रश्न है नेत्र लेंस का समायोजन किया जाता है किस प्रकार की पेशिकाओं द्वारा? नेत्र लेंस का समायोजन दे देगा, आपके ऑप्शन में दे देगा, आइरिस या परितारिका द्वारा, पश्चमापी पेशियों द्वारा, दोनों के द्वारा, किसी के द्वारा नहीं। गलती करा लेगा एग्जामिनर यहां से, इसलिए सावधान रहना। नेत्र लेंस का समायोजन पश्चमापी पेशियों द्वारा होता है, जबकि तारा या पुतली का समायोजन आइरिस या परितारिका के द्वारा होता है। याद रखना, तारा या पुतली का समायोजन आइरिस या परितारिका के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है नेत्र का वह कौन सा भाग है जहां तंत्रिका कोशिका अनुपस्थित होती है, नहीं पाई जाती है? ये निश्चित ही आपके दिमाग को जो है गलतफहमी में डालेगा, थोड़ा सा सोचने के लिए मजबूर करेगा कि नेत्र का वह कौन सा भाग है, जबकि आपके बुक में दिया हुआ है। इससे बाहर नहीं जा सकते हो, आप भाग नहीं सकते हो। नेत्र का वह कौन सा भाग है जहां पर तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं? उसका नाम है अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट। वहां पर तंत्रिका कोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं। एक प्रश्न और नेत्र से यही बन जाएगा कि नेत्र रेटिना के किस भाग पर प्रतिबिंब बनने पर वह सर्वाधिक स्पष्ट दिखाई देता है? तो उसका भी याद रख लो, एलो पॉइंट या पीत बिंदु है। इस प्रकार ये 20 प्रश्नों का संग्रह हमारा समाप्त होता है। बेटा इसको जरूर रखना, याद रखना, अगले फिर 20 प्रश्न में लेके आऊंगा। समय की बचत करने के लिए मैंने इन प्रश्नों को पहले लिख लिया हूं, क्योंकि संसाधन मेरे पास सीमित है और आप लोगों की मांग थी कि सर कुछ गेस्ट क्वेश्चन दीजिए, इसलिए इसको मैंने ये पार्ट 1 में आपको आज मैंने इसको प्रेषित कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग पढ़ेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। इसके अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू, बाय बाय, ओके।